बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बायोग्राफी ऑफ विलियम ब्लेक। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। विलियम ब्लेक आज के टॉपिक में देखेंगे विलियम ब्लेक की कंप्लीट बायोग्राफी को, रोमांटिक एरा को, क्योंकि विलियम ब्लेक रोमांटिक एरा के फर्स्ट जनरेशन पॉइंट में से हैं, इसलिए रोमांटिक एरा को भी हल्का सा टच करेंगे। इनकी लाइफ हिस्ट्री को देखेंगे और इनके लिटरेरी फीचर्स को, यानी इनके राइटिंग स्टाइल को, ये लिखते किस तरह से थे। इसके बाद इनके फेमस लिटरेरी वर्क्स को देखेंगे और लास्ट के ऊपर देखेंगे कि इनकी डेथ किस तरह से हुई, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर इनकी डेथ से मुतल्लक थोड़ी सी मिस्ट्रीज मौजूद हैं, उन्हें भी लास्ट के ऊपर देखेंगे और एपिटाफ के मुतल्लक भी बात करेंगे। लाइफ हिस्ट्री। विलियम ब्लेक का लाइफ पीरियड नवंबर 28 1757 से लेकर अगस्त 12 1827 तक है, यानी इस हिसाब से विलियम ब्लेक ने दुनिया के अंदर 69 ईयर्स गुजारे हैं। विलियम ब्लेक वाज बोर्न नवंबर 28 1757 इन लंदन इंग्लैंड, यानी विलियम ब्लेक इंग्लैंड के अंदर पैदा हुए हैं, तो इस हिसाब से ये ब्रिटिश पॉइंट हुए। अब तमाम पॉइंट की यहाँ पर मैं ये क्यों बताता हूँ कि ये किस सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। अगरचा कोई ग्रीक सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है, कोई ब्रिटिश सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है, तो वो इसलिए बताया जाता है कि एक तो इससे हमें पता चलता है कि इसके दूसरे कॉन्टेम्परेरीज कौन से थे। अब हमने देखा कि विलियम ब्लेक एक ब्रिटिश पॉइंट हैं, तो हमें पता चल गया कि अच्छा ये रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं और इसी के अलावा ये फर्स्ट जनरेशन पॉइंट में से हैं। तो ये तमाम सिविलाइजेशन का हमें उसी वक्त पता चल जाता है जब हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि ये दुनिया की किस सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। और दूसरे नंबर पर हमें ये पता चल जाता है कि उस वक्त के, उस एज के जो राइटर्स थे वो किस तरह से लिखते थे। ये भी उनके कॉन्टेम्परेरीज हैं, तो इनकी राइटिंग्स के अंदर भी वही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये पूछ लिया जाता है कि विलियम ब्लेक ये कौन से पॉइंट है, ब्रिटिश पॉइंट है, ग्रीक पॉइंट है, तो ये एक अहम पॉइंट है, इसको ज़रा याद रखिएगा। सेमेस्टर सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स आसानी से पास हो ही जाते हैं, उसकी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हम चल रहे हैं इसको कंपटीशन के एग्ज़ाम के हवाले से लेकर, तो इसलिए जो छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीज़ है ना, उसको हमने कवर करके चलना है। विलियम ब्लेक वाज इंग्लिश पोइट, पेंटर एंड प्रिंट मेकर। जो विलियम ब्लेक हैं ये पोइट होने के साथ साथ पेंटर भी हैं, जो चीज़ों की पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, और प्रिंट मेकर भी हैं। अब प्रिंट मेकर क्या होता है? जिस तरह से प्रिंटिंग प्रेस की मदद से चीज़ों को पब्लिश किया जाता है ना, तो जो उन चीज़ों को पब्लिश करते हैं प्रिंटिंग प्रेस की मदद से, तो उन्हें कहते हैं प्रिंट मेकर। या यूँ कह लें आसान ज़ुबान के अंदर, जिस तरह से हम कहते हैं कि इस चीज़ को छपवा दो, अब जो लोग उसे छापते हैं यानी उसके प्रिंट निकालते हैं, तो उन्हें कहते हैं प्रिंट मेकर। तो इस तरह विलियम ब्लेक एक प्रिंट मेकर होने के साथ साथ पोइट भी हैं और पेंटर भी हैं। विलियम ब्लेक बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, यानी जो विलियम ब्लेक हैं ये कोई ख़ास रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते, बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। विलियम ब्लेक को अपनी अर्लीस्ट एजुकेशन हासिल करने के लिए ड्राइंग स्कूल इंग्लैंड के अंदर भेजा जाता है, जहां पर ये 10 साल पढ़ते हैं। अब अपनी पूरी लाइफ पीरियड के अंदर याद रखिएगा कि विलियम ब्लेक ने सिर्फ इसी स्कूल से ही 10 साल पढ़ा है। इसके बाद किसी कॉलेज के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने कोई एडमिशन नहीं लिया। उसकी एक वजह यह है कि विलियम ब्लेक, जैसा कि पहले ही बता दिया गया है, कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। घर के हालात ठीक नहीं होते, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई, इनकी स्टडी को जारी रखना मुश्किल होता है। और दूसरे नंबर पर विलियम ब्लेक का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है आर्टिस्टिक, यानी कि चीज़ों को बनाने में। जिस तरह से मैंने पहले ही कहा है कि ये पेंटर भी होते हैं, प्रिंट मेकर भी होते हैं, यानी चीज़ों के ना डिज़ाइन वगैरह तैयार करने में इनका माइंड टेक्निकल ज़्यादा होता है। तो 10 साल जब ये ड्राइंग स्कूल से अपनी अर्लीस्ट एजुकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो इनके पेरेंट्स भी विलियम ब्लेक से यही कहते हैं कि अब आप चाहे जो मर्ज़ी करें, जिस तरफ आपका इंटरेस्ट है ना, आप वो काम करें। तो विलियम ब्लेक कहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट तो आर्टिस्टिक है, तो वो कहते हैं ठीक है आप वो करें। आर्टिस्टिक इंटरेस्ट होने की वजह से विलियम ब्लेक को रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स में ब्रीफ टाइम के लिए, थोड़े वक्त के लिए भेजा जाता है। अब देखें कि इन्होंने 10 साल पढ़ा है ड्राइंग स्कूल से, यहाँ पर इन्होंने अपनी अर्लीस्ट एजुकेशन को कंप्लीट किया है, यानी कि ये अब इस काबिल हैं कि ये पढ़ना लिखना जानते हैं। जब बच्चा स्कूल से निकलता है तो वो इस काबिल हो जाता है कि अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर वो अगर क्रिएटिव है तो कुछ लिख भी सकता है, लेकिन जो पढ़ता लिखता है वो आसानी से ही पढ़ लिख सकता है। इसकी विलियम ब्लेक के अलावा एक और एग्जाम्पल है, जो इंग्लैंड के इस वक्त नेशनल पोइट हैं, यानी शेक्सपियर, जो कि बड़े ड्रामाटिस्ट हैं, जिनकी बायोग्राफी को हमने कवर कर लिया हुआ है। वैसे मेरे माइंड में आ गया था, मैंने बता दिया आपको कि विलियम ब्लेक भी इसी तरह से अब ये जो रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स है, इसे इसलिए ज्वाइन करते हैं कि इनका इंटरेस्ट तो होता ही है आर्टिस्टिक, तो थोड़ा सा ना
अपने आप को बेहतर करने के लिए, यानी कि एक्सपर्ट बनने के लिए ना आप ब्रीफ टाइम के लिए इसको ज्वाइन करते हैं। कोई साल हाँ साल इसमें इन्होंने पढ़ाई वगैरह या चीज़ों को आर्टिस्टिकली किस तरह से बनाते हैं ये नहीं सीखा। 1782 में विलियम ब्लेक कैथरीन वॉचर के साथ मैरिज करते हैं। याद रखिएगा कि यही इनकी फर्स्ट वाइफ है और यही इनकी लास्ट वाइफ है। इससे पहले हमने जॉन कीट्स, पीबी शेले और भी बहुत सारे पोइट्स की बायोग्राफी को कवर किया है जिन्होंने 1, 2, 2, 3, 3 शादियां की हुई हैं, तो हमने उन चीज़ों को कवर किया था। लेकिन विलियम ब्लेक की ये एक क्वालिटी है कि इनकी सिर्फ एक ही वाइफ थी। और इसके अलावा एक और बड़ा प्लस पॉइंट है कि ही हैड नो चिल्ड्रन। ये इनकी एक ही वाइफ होती है और इसमें से पूरी उम्र इन्हें कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ और इसके बावजूद भी इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। जिस तरह से अब भी हमारी सोसाइटी के अंदर होता है ना कि दूसरी शादी कर ली जाती है कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बच्चे तो ज़रूरी है, लेकिन इन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की। अब कैथरीन वॉचर भी इनके साथ बड़ी लॉयल वाइफ रही हैं। इन्होंने इनके करियर के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प की है क्योंकि कैथरीन वॉचर का अपना इंटरेस्ट भी पेंटिंग में था और हैंड कलरिंग। जिस तरह से औरतें हमारे पास अब भी मेहंदी वगैरह लगाती हैं ना, तो इस तरह से इनका इंटरेस्ट था। लेकिन इससे हट कर भी इन्होंने ये प्रिंट मेकिंग का भी काम किया करते थे ना, प्रिंट मेकर भी थे, तो इसके अंदर भी इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और ज़िंदगी के अंदर ये गरीब फैमिली से ही बिलोंग करते रहे हैं और ज़िंदगी भी इनकी कोई इनके कॉन्टेम्प्रेरीज की तरह कोई शहाना नहीं गुजरी, यानी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर नो ट्रैवलिंग्स। ये याद रखिएगा कि वो कौन से पॉइंट हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ट्रैवलिंग नहीं की, वो विलियम ब्लेक हैं। इसके अलावा जितने भी पॉइंट हैं, जॉन कीट्स को देख लें, इंग्लैंड में पैदा हुए, इटली में उनकी डेथ हुई, ट्रैवलिंग करते रहे हैं। तो इस तरह से विलियम ब्लेक ने कोई भी ट्रैवलिंग नहीं की। एक तो इनके हालात ठीक नहीं थे, बच्चे भी नहीं थे और बीवी जो थी इनके साथ बड़ी लॉयल थी, जिसकी वजह से ये उसी के पास ही रहे हैं टिल द डेट ऑफ डेथ तक। लिटरेरी फीचर्स। विलियम ब्लेक के फेमस वर्क्स को डिस्कस करने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि विलियम ब्लेक का राइटिंग स्टाइल क्या था, यानी ये लिखते किस तरह से थे। क्योंकि विलियम ब्लेक सिर्फ स्कूल के अंदर ही गए हैं, ना तो ये एक्सफोर्ड गए हैं ना कैम्ब्रिज गए हैं, जिससे हम हिसाब लगा लेते हैं कि इनका राइटिंग स्टाइल कुछ इनके जो दूसरे कॉन्टेम्प्रेरीज हैं, यानी जो रोमांटिक एरा के दूसरे पॉइंट हैं, उनसे मिलता जुलता होगा। लेकिन इन्होंने तो अपना अलहदा से ही लिखा है ना, और इनको फेम मिला है, टोटली फेम इन्हें मिला है इनकी डेथ के बाद, जब इनके वर्क्स को पब्लिश करवाया गया। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि इसकी जो ग्रेव यानी कब्र है उसके ऊपर कोई एपिटाफ भी नहीं है, यानी कि ये कोई फेमस ही नहीं थे। इसकी कब्र भी अनमार्क्ड ही है, जिसे हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। कि विलियम ब्लेक रोमांटिक एरा की जो फर्स्ट जनरेशन पॉइंट है उसमें से बिलोंग करते हैं, यानी जो वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज वाली फर्स्ट जनरेशन की लिस्ट है उसमें से विलियम ब्लेक जो है वो बिलोंग करते हैं। अब रोमांटिक एरा के जितने भी पॉइंट हैं, हमें एक चीज़ उनमें मुश्तरक देखी है कि ये सिंपल और प्लेन लैंग्वेज का यूज़ करते थे। ठीक है, चाहे वो विलियम ब्लेक है, कोई भी रोमांटिक एरा के अंदर जेन ऑस्टन है, नॉवलिस्ट हैं, जो कि उसे भी आप देख लें, उसकी भी बायोग्राफी को हमने कवर किया है। सब ने सिंपल और प्लेन लैंग्वेज का यूज़ किया है। किसी ने प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी किसी मुश्किल और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया। तो एक इनके राइटिंग स्टाइल की बात ये हमें पता चल गई कि ये रोमांटिक एरा से बिलोंग करने के नाते सिंपल और प्लेन लैंग्वेज के अंदर अपनी पोइट्री को किया करते थे। इसके अलावा विलियम ब्लेक ने लिखा है रिलीजन के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर एंड इमेजिनेशन के ऊपर। याद रखिएगा कि अभी हमने विलियम ब्लेक के वर्क्स को डिस्कस करना है, तो इसके जो सारे वर्क्स हैं वो घूमेंगे रिलीजन के इर्द गिर्द, पॉलिटिक्स यानी सियासत के इर्द गिर्द और इमेजिनेशन के ऊपर। अब इमेजिनेशन का जहाँ पर वर्ड आए ना, तो इसका लफ्जी मतलब होता है तखयलात, यानी कि इमेजिनेशन की वर्ड में जब रीडर कोई चीज़ पढ़ता है ना, जिस तरह से एक शेर है, नाज की उसकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब जब रीडर इसे आशिक बड़ी गहराई से पढ़ रहा होता है तो वो इस इमेजिनेशन में चला जाता है कि अपने महबूब का जो उसके होंठ है वो अपने सामने ले आता है, दूसरे नंबर पर वो एक जो गुलाब की पंखड़ी है उसे सामने ले आता है और दोनों में कंपैरिजन करना शुरू कर देता है। यानी इस तरह से जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, इनको इमेजिनेशन के अंदर ले जाने के लिए पोइट ने, ड्रामाटिस्ट ने, राइटर्स ने, ऑथर ने किन चीज़ों का यूज़ किया है? इमेजिनेशन का। लेकिन आपने इमेजिनेशन के वर्ड को ज़्यादा रिपीट नहीं करना, आपने कहना है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं जी, क्योंकि जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं ना, इन्हें जो अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल ज़रा हट के करना चाहिए। इमेजिनेशन एक आम सा वर्ड है, इमेजिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा करें आप सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं।
विलियम ब्लेक का मानना था पोइट्री एंड आर्ट वर पावरफुल मीन्स बाय विच टू इंस्पायर सोशल चेंज एंड प्रमोट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स इन इंडिविजुअल्स। मीन्स ये कि विलियम ब्लेक का मानना ये है कि पोइट्री और आर्ट यानी शायरी और आर्ट का मतलब होता है जिस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है। अब चीज़ों को डिज़ाइन करने वाली और शायरी ये दो ऐसी क्वालिटीज़ हैं, इतनी पावरफुल हैं, जिनकी मदद से हम किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल तरीके से हमें करना हो, चाहे फिर सोशली उसके अंदर चेंज लाना हो। स्पिरिचुअल होता है रूहानियात, यानी रूहानी तरीके से अगर किसी की सोच बदलनी है तो आर्ट के ज़रिए से, शायरी के ज़रिए से हम उसकी थिंकिंग को, उसकी सोच को बदल सकते हैं। इसके अलावा अगर उसके अंदर सोशल चेंज करना है यानी समाजी चेंज लेकर आना है तो वो भी हम उसके अंदर कर सकते हैं। ये विलियम ब्लेक का बड़ा फेमस और अथेंटिक कोड है, इसे अच्छी तरह से याद रख लें। एक एग्जाम्पल से मजीद समझते हैं। जब सब कॉन्टिनेंट यानी बड़े सगीर के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को अलहदा अलहदा रियासतें करार दिया गया, तो उस वक्त देखें जी, उससे पहले अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें आज पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश बड़े ही ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्हें अपना नेशनल पोइट मानते हैं, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी इनकी पार्टीशन से पहले ही, इसलिए जो तमाम कंट्रीज़ हैं वो इन्हें अपना नेशनल पोइट मानते हैं। अब मकसद ये है कि इनकी जो पोइट्री है, इन्होंने इंस्पायर किया था नौजवानों को फॉर द पर्पज़ ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के लिए। अब देखें, उन्होंने इंसान के अंदर, नौजवानों के अंदर शऊर को बेदार करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया था? अपनी शायरी का, पोइट्री का। और यही चीज़ विलियम ब्लेक कह रहे हैं कि पोइट्री और आर्ट को इस्तेमाल करते हुए हम इंसान के अंदर सोशल और स्पिरिचुअल दोनों चेंजेस को ला सकते हैं। फेमस वर्क। विलियम ब्लेक ने अपना एक कलेक्शन वर्क जारी किया जो कि कलेक्शन ऑफ पोइम्स था। अब याद रख लें कि जब किसी पोइट की बात हो रही हो ना, तो उसका जो कलेक्शन वर्क होगा, जाहिर बात है वो पोइम्स का ही होगा। और इसके अलावा जब किसी ड्रामेटिक्स की बात की जा रही हो, किसी ड्रामाटिक की बात की जा रही हो, तो उसका जो कलेक्शन वर्क होगा, जाहिर सी बात है कि वो ड्रामास पर ही कंसिस्ट होगा। अब हर दफ़ा ये माइंड में नहीं रहता कि कलेक्शन वर्क के अंदर ये भी बताया जाए कि चीज़ क्या थी, लेकिन आपने ये याद रखना है कि हम किस बायोग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसी हिसाब से आपने खुद ही जजमेंट कर लेना है कि इसका कलेक्शन वर्क पोइम का होगा, ड्रामास का होगा या किस तरह का होगा। तो यहाँ विलियम ब्लेक का वर्क कलेक्शन ऑफ पोइम है जिसका टाइटल सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है, और ये इनका मास्टरपीस वर्क माना जाता है। इसकी वजह से इन्हें फेम मिला है सारे का सारा ही। अब इसे आपने अच्छी तरह से समझना है कि 1789 में इन्होंने वर्क लिखा है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, जो कि एक्सप्रेस करता है, जिसके अंदर बात की गई है द जॉयज एंड वंडर ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस, कि बच्चा किस तरह से जब इंसान छोटा होता है तो वो कितना मासूम होता है, वो किस तरह की बातें किया करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बच्चा छोटा होता है, अल्लाह ना करे जब फैमिली में से किसी की डेथ हो जाए, तो वो आके कितने मासूमाना सवाल करता है कि हमारा वो जो मेरा चाचू था या मेरी फुफ्फो थी वो अब किधर चले गए हैं। तो फिर आगे से रोना भी आ जाता है उसके सवालों के ऊपर, या वो इसी तरह से बड़े और मासूमाना क्वेश्चंस करता है, तो उस वक्त उसे पता नहीं ना होता चीज़ों का। तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के अंदर जिस तरह से इंसान एक चाइल्डहुड यानी किस तरह से वो बचपन के अंदर मासूम होता है, उस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो कि इन्होंने लिखा है 1794 के अंदर। याद रखें कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789 के अंदर, जबकि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794 के अंदर इन्होंने लिखा है, जो कि इसका कंपेनियन वर्क ही है, जिसके अंदर ये एक्सप्रेस करते हैं, ये बात करते हैं जस्टिस को, ऑपरेशंस को एंड फ्रीडम्स को, यानी कि जिसके अंदर ये बात करते हैं इंसाफ की, आज़ादी की। और इसके अलावा इसके अंदर सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर ये को रिलेट करते हैं उसे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है, कि किस तरह से जब इंसान छोटा सा था, मासूम सा था, कितना वो सच्चा था, कितने वो मासूमाना सवालात करता था, लेकिन वही इंसान, वही बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो गया तो वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर उसको जवाब शिकवा करते हैं कि क्या वजह बनी, क्या उसे दुनिया ने सिखा दिया कि उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया, मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर अब इंसाफ नहीं है, फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है, तो ये क्यों किया, किसने किया। तो ये
ये बताता है कि सोसाइटी ने मिलकर उसे ऐसा बनाया है कि दूसरे इंसानों ने जो पहले से बड़े हैं अब उनको किसी ने इस तरह से बनाया था। तो यानी कि ये फुल एडम एंड ईव तक इस बात को लेकर जाता है। मैंने पहले ही बताया है कि इसके वर्क्स के अंदर हमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बातें देखने को मिलेंगी और पॉलिटिक्स और इसके अलावा इमेजिनेशन की बातें यानी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो इस यही है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से एक शिकवा और जवाब शिकवा हम कहते हैं, लामा इकबाल ने भी कहीं जगह पर एक चीज़ का शिकवा किया हुआ है और कहीं जगह पर खुद ही उसका जवाब दिया है, यानी जवाब शिकवा लिखा हुआ है। इन्होंने पहले शिकवा किया है कि रोज़े महशर घुस जाऊंगा जन्नत में मैं भी बेखौफ, वहाँ से आए थे आदम वो मेरे बाप का घर है। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को समझें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिन्हें एडम कहते हैं, एडम एंड ईव, अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ये दोनों जब दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने इन्हें ज़मीन पर नहीं भेजा था तो ये जन्नत में रहा करते थे। तो हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। ये माना जाता है ना, सारे रिलीजन जो हैं वो इस बात को मानते हैं कि हम सब एडम एंड ईव की ही औलाद हैं। तो वो तो जन्नत में रहा करते थे, तो इसका मतलब ये कि वो हमारे पेरेंट्स का घर हुआ। तो अब अपने पेरेंट्स के घर में जाने के लिए हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं ना होती, वो तो हमारा ही घर हो गया। तो इसलिए इन्होंने पहले शिकवा किया है कि रोज़े महशर मैं तो जन्नत में चला जाऊँगा, बेखौफ जाऊँगा, वहाँ से आए थे आदम, वहाँ से मेरे बाप आए थे, तो वो मेरे बाप का घर हुआ। तो फिर इन्होंने खुद ही उसका जवाब लिखा है कि इन अमाल के साथ तू जन्नत का तलबगार है क्या, वहाँ से निकाल दिए गए थे आदम तो तेरी औकात है क्या। उनको मना किया गया था कि आपने इस वाले ट्री के पास नहीं जाना, लेकिन वो सैटन के बहकावे के अंदर आकर वहाँ पर चले जाते हैं। तो जब वो उस ट्री को छू लेते हैं या कोई दाना वगैरह वो खा लेते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़ होकर उन्हें ज़मीन पर भेज देती है। तो वहाँ पर फिर उन्हें जब भेज दिया गया, जन्नत से निकाल दिया गया, तो यहाँ पर इन्होंने जवाब भी खुद ही लिखा है कि अगर आप अमाल अच्छे नहीं ना करेंगे तो फिर आपके बाप को जब जन्नत से निकाल दिया गया था तो फिर बच्चों की क्या औकात है। यानी खुद से ही पहले सवाल किया है और खुद से ही उसका जवाब दिया है। इसी तरह से विलियम ब्लेक ने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के अंदर बच्चे की मासूमियत को लिखा है और फिर सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर इन्होंने उसी का जवाब दिया है। इसके बाद इन्होंने 1790 से लेकर 1793 तक यानी 3 सालों में एक वर्क को कंप्लीट किया। 1790 में उसे लिखना शुरू किया और 1793 में जाके उसे कंप्लीट किया और उसका नाम है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। मैंने पहले ही बताया है कि इसके जितने भी वर्क्स होंगे ज़्यादातर उसके अंदर हमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। तो हेल एंड हेवन का कंसेप्ट तो पहले बड़ी डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर इन्होंने वही गुड एंड इवल चीज़ों का ही जिक्र किया है। 1793 में इन्होंने एक वर्क लिखा है अमेरिका। ये एक किस्म की प्रॉप्सी है, यानी पेशन गोई जिस तरह से करते हैं ना कि अमेरिका के अंदर इनकलाब किस तरह से आया, जस्टिस फ्रीडम किस तरह से यहाँ पे कायम हुआ, इन तमाम चीज़ों को इसने इस वर्क के अंदर डिस्कस किया है। 1804 में विलियम ब्लेक ने जेरूशलम वर्क को लिखना शुरू किया और 1820 के अंदर जाके इसको कंप्लीट किया। अब जो जेरूशलम है यानी बैतुल मक़दस, जिसे हिंदी उर्दू के अंदर कहा जाता है मुसलमानों का किबला अव्वल, या अब की अगर आप डिक्शनरी में से सर्च करेंगे तो आएगा कैपिटल सिटी ऑफ इसराइल या हॉली सिटी ऑफ मैनी रिलीजन्स। ये बहुत सारे जो रिलीजन्स हैं उनका हॉली सिटी से माना जाता है और जेरूशलम इनकी लास्ट एपिक पोइम है। अब एपिक पोइम का आपको पता ही है, द लॉन्ग नैरेटिव पोइम जो होती है इसे एपिक पोइम कहा जाता है और ये इन्होंने इंस्पायर्ड होकर लिखा था बुक ऑफ रेवोल्यूशन से। इसके अंदर इन्होंने डिस्कस किया है द स्ट्रगल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू फाइंड मीनिंग्स एंड पर्पस इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअल सफरिंग। यानी इसके अंदर इन्होंने रूहानियत के मतलब मजहबी ही सारी बातें की हैं और इसके अंदर बेसिक इन्होंने ये डिस्कस किया है कि इंसान किस तरह से रूहानियत के अंदर ये चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा है, इन चीज़ों में सफ़र है कि वो कौन सा वे ले और हेवन के अंदर चला जाए और हेल से बच जाए, यानी दोज़ख से बच जाए, जन्नत में चला जाए या स्वर्ग में चला जाए और क्या कहते हैं उसे, स्वर्ग और नरक से बच जाए। डेथ ऑफ विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक की डेथ अगस्त 12, 1827 के अंदर हो गई थी जब इनकी उम्र थी 69 ईयर्स ओल्ड। अब इनकी डेथ के बारे में ये इंकशाफ किया जाता है कि ये काफ़ी अरसे पहले से ही सिकनेस थे, यानी इनको बुखार था, ये बीमार ही रहा करते थे जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। और हिस्ट्री के अंदर PBC
कि एक मर्ज़ होती है, एक लीवर डिसऑर्डर इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो सकती है अगर उसका इलाज नहीं किया जाए बर वक्त। तो हिस्ट्री के अंदर ये भी लिखा गया है कि ये पीबीसी बीमारी की वजह से इनकी डेथ हुई थी। अब कंफर्मेशन नहीं है कि इनकी डेथ सिकनेस की वजह से हुई है या पीबीसी की वजह से हुई है। बहरहाल अगस्त 12 1827 को एट द एज ऑफ 69 ईयर्स ओल्ड इनकी डेथ हो जाती है। विलियम ब्लेक को एक अनमार्क्ड ग्रेव के अंदर दफनाया गया है, यानी ऐसी कब्र जिसके ऊपर कोई नाम, तख्ती, एपिटाफ वगैरह नहीं ना लगाया जाता, तो उसे कहते हैं अनमार्क्ड ग्रेव। तो उसकी वजह क्या थी? फर्स्ट जनरेशन के रोमांटिक पोएट में से हैं विलियम ब्लेक। इससे पहले हमने देखा था जॉन कीट्स को, पीबी शेले को, जो कि रोमांटिक एरा के सेकंड जनरेशन पोएट में से थे, और इनके एपिटाफ को भी हमने देखा था। जॉन कीट्स और पीबी शेले का जो एपिटाफ, वो स्लाइड ज़रा लेके आइएगा स्क्रीन के ऊपर। हाँ, ये देखें, जॉन कीट्स के एपिटाफ के ऊपर लिखा हुआ है हियर लाइज वन हाउस नेम्स वाज राइट ऑन वाटर। यानी यहाँ पे एक ऐसा बंदा, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसका नाम अगर आप पानी पे भी लिखना चाहें ना तो लिख सकते हैं। तो ये एपिटाफ की लाइन लिखी क्यों जाती है और मैं इन्हें इतना डिस्कस क्यों कर रहा हूँ डिटेल के साथ? देखिए, कंपटीशन के एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि जो जॉन कीट्स हैं उनके एपिटाफ के ऊपर कौन सी लाइन लिखी गई है, तो वो लाइन लिखनी पड़ जाती है या फिर वो 4 ऑप्शन दे देते हैं जिनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसे टिक मार्क करना पड़ता है। और इसके अलावा वो ये पूछ सकते हैं कि जो विलियम ब्लेक हैं इनका जो एपिटाफ है इनके ऊपर कौन सी लाइन लिखी गई है। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इनकी जो ग्रेव है, जो कब्र है, वो अनमार्क्ड है, उसके ऊपर कोई एपिटाफ, कोई तख्ती लगाई नहीं गई, तो उसके ऊपर फिर लिखा क्या जाएगा? अब इसकी वजह क्या है? एपिटाफ इनका क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि ये जिस वक्त इन्होंने ये सारा वर्क लिखा है ना, उस वक्त इनको कोई फेम फूम नहीं मिला। जब इनकी डेथ हो गई है फिर इनके वर्क को पब्लिश करवाया गया है। तो जब इनके वर्क्स को दुनिया ने पढ़ा तो फिर उन्होंने कहा कि ये विलियम ब्लेक कौन है। तो फिर पता चला कि इसकी तो डेथ भी हो चुकी है। उन्होंने फिर इसकी ग्रेव का पता लगाया, तो जब ग्रेव को देखा तो वो अनमार्क्ड थी, क्योंकि इसे अपने लाइफ पीरियड के अंदर कोई खास फेम नहीं मिला। ना तो ये यूनिवर्सिटी में गए ना कॉलेज में गए हैं। बस जब इनके वर्क्स लोगों ने पढ़े हैं तो फिर उन्होंने कहा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं गए तो नहीं गए, लेकिन इनके वर्क को देखें कि कितने ज़बरदस्त हैं। तो विलियम ब्लेक को फिर जाके फेम मिला है, फिर इनकी ग्रेव का जो है वो देखा गया सारा। इसी तरह पीबी शैली के एपिटाफ के ऊपर जो लाइंस लिखी गई हैं वो स्क्रीन के ऊपर लेकर आना यार। हाँ, परसी बिशैली वाली भी स्लाइड्स। हाँ, ये देखें, नथिंग ऑफ हिम दैट डोथ फिट बट डोथ सफर अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। यानी यहाँ पे एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो किसी से भी खौफजदा नहीं है और जो अपने आप में इतनी ताकत रखती है कि एक समंदर की तरह से है। यानी जिस तरह से समंदर को ऊपर से देखें तो बड़ा पुरसुकून नज़र आता है, लेकिन जब कभी उसे गुस्सा आ जाए, सैलाब आ जाए, इस तरह से इन्होंने ये मेटाफर का यूज़ किया है, तो वो किस तरह से फिर वो चारों तरफ तबाही फेर देता है पानी उसका। तो और इसके अलावा उसने अपने अंदर कितनी मखलूक़ात रखी हुई हैं जिनको रिज़्क समंदर के अंदर से ही मिल रहा है। तो इन्होंने कहा है कि ये मैं भी एक समंदर की तरह हूँ, मैं रिच भी हूँ, स्ट्रेंज भी हूँ। जिस तरह से समंदर जो है वो बड़ा रिच भी है, कितनों को अपने अंदर से मछलियों वगैरह उसके अंदर से खा रही हैं, और स्ट्रेंज भी है, जब वो तबाही करता है तो फिर वो अजीब ही लगता है। तो इस तरह से ना एपिटाफ के ऊपर ये लाइंस इन्होंने कहा होता है कि हमारे लिख दिया, या इनके कॉन्टेम्परेरीज वगैरह ही इनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं उन्हें देखकर लिख देते हैं। बहरहाल विलियम ब्लेक का कोई एपिटाफ नहीं है। उम्मीद करते हैं कि विलियम ब्लेक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में एस टी कॉलरिज की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।